यस प्लीज। हमारा चैप्टर चल रहा था सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कल हमने जो बात की थी उसमें हमने नील बोर की बात की थी। ठीक है, नील बोर का जो मॉडल है कल मैंने आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ नील बोर मॉडल। हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल कि बोर जो मॉडल है उसकी क्या क्या कमियां रह गई। हमने सक्सेस बताई थी कि एनर्जी निकाल सकते हैं हम, रेडियस निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई कमी क्या रह गई फिर। तो नील बोर का जो मॉडल है उसकी सबसे बड़ी कमी क्या रह गई। पहली बात तो ये कि ये केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही बेस्ड था, दूसरे किसी एटम के ऊपर बेस्ड नहीं था। और नील बोर जो है उसने यहां पर आपको ध्यान रखना है लाइट को पार्टिकल माना, तो वो वेव नेचर जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करा। हमें पता है कि जो लाइट है उसके दो नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो यहां पर इसने लाइट को या रेडिएशंस को क्या मान लिया, पार्टिकल मान लिया। तो वेव नेचर के बारे में कुछ भी सजेस्ट नहीं किया। तो सबसे पहली चीज ये बोल रहा है कि जो नील बोर का मॉडल है वो आपको ध्यान रखना है उसने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना। सबसे पहला ध्यान रखना है बोर्स मॉडल ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल। ठीक है, तो बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन जो है उसको पार्टिकल मान लिया, लेकिन उसने वेव नेचर जो है उसका वो भूल गया, बट इग्नोर्स वेव नेचर, बट इग्नोर्स वेव नेचर। तो वेव नेचर को इग्नोर कर दिया। सेकंड अगर बात करें हम तो सेकंड ये बताया गया है कि नील बोर का जो मॉडल है वो कभी भी आपको ध्यान रखना है मॉलिक्यूल्स की शेप को नहीं बताता है, कभी भी वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता है कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं। बोर्स मॉडल could not explain why atoms form molecules why atom form molecules, what is the shape of the molecule, शेप के बारे में कुछ नहीं बताता, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में नहीं बताता। अगर तीसरी बात करें हम तो नील बोर का जो मॉडल है उसमें अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसने हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं समझा है। नील्स बोर्स मॉडल could not explain Heisenberg uncertainty principle। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं किया। चौथी अगर बात करें हम तो जो नील बोर का मॉडल है वो आपको ध्यान रखना है स्पेक्ट्रम को नहीं समझाता है। बोर्स मॉडल could not explain spectrum of atoms। Bohr's model could not explain spectrum of atoms containing more than one electron।
containing more than one electron, containing more than one electron. उसके अलावा बात करें अगर हम, तो फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, in the presence of magnetic field, spectral lines gets splitted. In the presence of magnetic field, spectral lines gets splitted into closely spaced lines. In the presence of magnetic field, spectral lines gets splitted into closely spaced lines. This phenomenon is known as Zeeman effect. This process, this is known as Zeeman effect. तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, कब? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट क्यों हो जाती है, इस बात को नील बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो जीमन इफेक्ट जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सेम इसी में ध्यान रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, in the presence of electric field, spectral lines gets splitted into closely packed, closely spaced lines. अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की जगह कौन सा फील्ड ले लिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो भी क्या होगा, तो भी आपको ध्यान रखना है स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाएगी इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस. दिस इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट. इसको क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट. दिस इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट. तो इसको भी नहीं समझाया, स्टार्क इफेक्ट को भी नहीं समझा सका. तो ध्यान रखना है कि जो नील बोर का मॉडल है, ठीक है, उसकी लिमिटेशंस की अगर बात करें तो पहली लिमिटेशन है कि जी नील बोर है, उसने क्या करा, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या माना, पार्टिकल माना, बट इग्नोर्स, लेकिन वेव नेचर को भूल गया. उसके अलावा डू नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल, क्यों एटम्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स की क्या शेप होती है. और उसके अलावा नील बोर का जो मॉडल है वो हेजनबर्ग प्रिंसिपल को नहीं समझा सका. इसके अलावा स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनके स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा सका. केवल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन था, उसको समझा सका. मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, दोनों फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है. तो व्हाई दे आर स्प्लिटेड, क्यों स्प्लिट होती है वो, इस बात को भी जो है नील बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया. सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल. अगर हम बात करें नेक्स्ट
तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। देखो भाई, हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। सेम ऐसे ये कह रहा है कि कोई भी मैटर है, चाहे जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी अपने कितने नेचर होंगे, दो नेचर होंगे। इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन भी जो है वो पार्टिकल की तरह काम करेगा। ये बात कहते हैं डी ब्रॉगली। कौन कहते हैं ये बात? लुईस डी ब्रॉगली। तो आपको ध्यान रखना है, लुईस डी ब्रॉगली जो है, लुईस डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट, उन्होंने क्या कहा? सजेस्टेड दैट, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो भी आपका मैटर है, मैटर ऑल्सो हैव ड्यूअल नेचर। सजेस्टेड दैट मैटर ऑल्सो हैव ड्यूअल बिहेवियर। ड्यूअल बिहेवियर, कि जो भी आपका मैटर होगा उसका कितना बिहेवियर होगा? ड्यूअल बिहेवियर होगा। इट हैज वेव नेचर and also have particle nature। and also have particle nature। तो दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, अगर आगे बात करें हम, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, E is equals to mc square। This is equation number 1। and according to Max Planck, according to Max Planck theory, according to quantum theory, according to Max Planck theory, E is equals to h mu। E is equals to h mu। तो हमेशा ध्यान रखना है भाई, फर्स्ट है E is equals to mc square, सेकेंड वन इज E is equals to h mu। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा mc स्क्वायर इक्वल्स टू h म्यू, mc स्क्वायर इक्वल्स टू h म्यू। अब ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू h c बाई लैम्बडा। ठीक है, चले, तो c से c कट गया, तो ये बन गया m इंटू सी इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा। अब हमें पता है कि कोई भी मैटर लाइट की स्पीड से नहीं चल सकता। ठीक है, तो मैटर कैन नॉट ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। It has its own velocity, yeah, it's an own velocity। So तो हम क्या करेंगे? So we replace c by v। तो हम क्या करेंगे? c को v से रिप्लेस कर देंगे and get, तो हमें क्या मिल जाएगा? m इंटू वी इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं
लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और हमें पता है P बराबर होता है m इंटू वी। P हो गया आपका मोमेंटम, तो आप लिख सकते हो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये आपका हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये आपका हो गया प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। ये आपका हो गया मोमेंटम। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो और करके, जैसा कि ये लिखा हुआ है। यहां पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ध्यान रखना है m क्या चीज है, यहां पर m है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है यहां पर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसके बाद में बात करें अगर हम, तो इसी में हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन और करा सकते हैं। देखिए भाई, हमें पता है कि लैम्बडा बराबर होता है एच अपॉन पी, और काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर को ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि हमें पता है m होता है m इंटू वी, तो p स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर। तो यहां से p स्क्वायर किसके बराबर हो गया, वो हो गया काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m के। तो p किसके बराबर हो गया, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m के। तो यहां पर आप वैल्यू डाल दो p की, तो लैम्बडा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये आपका रिलेशन बन जाएगा एक। तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा लैम्बडा में और काइनेटिक एनर्जी में। लैम्बडा में और काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा भाई। उसके बाद में अगर बात करें हम, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव एंड पार्टिकल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव एंड पार्टिकल। वेव और पार्टिकल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, वेव और पार्टिकल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला ध्यान रखना है, जो वेव्स होती है, अगर हम वेव्स की बात करें, और सेकंड हमारे पास है पार्टिकल। तो सबसे फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, वेव्स जो है, वेव्स आर डीलोकलाइज्ड इन स्पेस, वेव्स आर डीलोकलाइज्ड इन स्पेस। कभी भी उनकी पोजीशन फिक्स नहीं रहती है, जबकि पार्टिकल जो होता है वो फिक्स पोजीशन पे रहता है, लोकलाइज्ड इन स्पेस। पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड इन स्पेस। सेकंड पॉइंट की बात करें अगर हम, इसी में अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, तो सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो कहता है
कि दो या दो से ज्यादा वेव्स एक पर्टिकुलर जगह पर क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। टू और मोर देन टू waves can exist simultaneously at a particular region. टू और मोर देन टू वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव्स क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है साइमल्टेनियसली एट अ पर्टिकुलर रीजन। जबकि आपको ध्यान रखना है एक पर्टिकुलर पोजीशन पर एक ही पार्टिकल हो सकता है, ओनली वन पार्टिकल कैन एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। तीसरी बात करें अगर हम, तो जो वेव्स हैं उनके अंदर आपको ध्यान रखना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों हो सकता है। द टू वेव्स अंडरगोज constructive the two waves undergoes constructive or destructive interference. The two waves undergoes constructive or destructive interference. जबकि पार्टिकल्स में कभी भी इंटरफेरेंस शो ही नहीं होता। पार्टिकल डू नॉट शो इंटरफेरेंस फिनोमिना। पार्टिकल्स डू नॉट शो phenomenon of interference. Phenomenon of interference. Particles do not show phenomenon of interference. इंटरफेरेंस का फिनोमिना कभी भी शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन वेव एंड पार्टिकल। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस? नंबर वन इज वेव्स आर delocalized in space, particles are fixed in space, they are localized in space. Two or more than two waves can exist simultaneously at particular region. दो या दो से ज्यादा वेव्स एक जगह पर क्या हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। जबकि पार्टिकल केवल एक ही एग्जिस्ट कर सकता है, ओनली वन पार्टिकल कैन एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। दो वेव्स या दो, ठीक है, दो वेव्स क्या कर सकती है, आपस में ओवरलैपिंग भी कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हो सकता है कि वो नेगेटिव ओवरलैपिंग करे, ओवरलैपिंग ना करे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती है। जबकि पार्टिकल्स कभी भी आपको ध्यान रखना है इंटरफेरेंस फिनोमिना शो नहीं करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट हम, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डिफरेंस बिटवीन मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर वेव्स की। दूसरी हम बात करते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है फर्स्ट पॉइंट, अगर मैटर वेव्स की बात करें तो दीज वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इनके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होता है। दीज वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दीज वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो दीज आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। दीज वेव्स आर associated with electrical field and magnetic field। चलो दूसरा पॉइंट बात करते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें हम, तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है दे आर इमिटेड और रेडिएटेड इन स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इमिटेड और रेडिएटेड इन स्पेस। स्पेस के अंदर उसको इमिट भी किया जा सकता है और रेडिएट भी किया जा सकता है। जबकि मैटर वेव्स जो है, मैटर वेव्स कैन नाइदर बी इमिटेड nor be radiated। matter waves can neither be emitted nor be radiated। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं नेक्स्ट। तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है हमसे कि जितनी भी आपकी मैटर वेव्स हैं दे ट्रेवल्स विथ डिफरेंट वेलोसिटी। मैटर वेव्स ट्रेवल्स विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, matter waves travels with different velocities। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स travels with velocity of light, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है वो एक ही स्पीड से चलती है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विथ सेम वेलोसिटी,
वेलोसिटी जो है वो आपको ध्यान रखना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स velocity of electromagnetic waves are same, velocity of electromagnetic waves are same and equal to velocity of light, velocity of light, that is 3 into 10 की power 8 meter per second. चले यहां पर बात करें हम नंबर 4 की, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ लाइट, डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट बात करता है फिफ्थ। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है कि जो वेवलेंथ है उसको हम ध्यान रखना है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस is expressed as lambda is equals to c upon mu, lambda is equals to c upon mu। जबकि यहां पर अगर बात करें हम तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स is expressed as lambda is equals to h upon m into v or h upon p। These are the differences between matter waves and electromagnetic waves। तो ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो हमने बताया आज What are the differences between waves and particles, फिर हमने बताया dual behavior, dual nature of matter, जिसमें हमने लुईस ब्रोगली का कंसेप्ट लिया। लुईस डी ब्रोगली ने क्या कहा कि मैटर जो है उसके भी दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इसके अलावा हमने बताया लिमिटेशंस ऑफ वेव नेचर, वेव बोर मॉडल थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। तो लिमिटेशन बताई हमने भाई बोर्स मॉडल की, तो ये हमने बताया भाई। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने लिमिटेशंस बताए कि नील बोर ने जो है इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना, वेव नेचर को इग्नोर कर दिया, और इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम्स जो है वो क्यों कंबाइन होते हैं, क्यों मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनकी शेप उसको एक्सप्लेन नहीं किया। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं समझाया, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को नहीं बताया जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ज़ीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया। डी ब्रोगली ने बताया दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो यहां से E इज इक्वल टू mc स्क्वायर एल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक E इज इक्वल टू h म्यू। दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पर हमारे पास ठीक है लैम्बडा निकल के आ गया, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गई। उसके अलावा फिर हमने बताया नेक्स्ट वेव और पार्टिकल में क्या डिफरेंस होता है, और वेव मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने बताया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
कल का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।